ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो किस तरह से सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या उसकी मेंटेनेंस यहाँ पर हमें करनी होती है, उस सब चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले क्या आता है प्लानिंग। प्लानिंग फॉर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्स कंसिडरिंग सेवरल की एस्पेक्ट्स टू इंश्योर a smooth transition and ongoing system reliability. So here, to become a reliable or robust system, you will have to follow certain procedures, certain standard operations that come under the part of your planning. And after planning, your system is going to be developed, and that is going to be tested in a testing phase. And after testing is over, we are going to implement that particular system at the क्लाइंट साइड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन कर लिया है, तो पहले तो उसकी प्लानिंग होती है। जब प्लानिंग करने के बाद सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, देन हम उसके डेवलपमेंट फेज पे जाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं सिस्टम का। और आफ्टर डेवलपमेंट हमारा क्या रहता है, यहाँ पर सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग तो हमने लास्ट सेशन में देखा भी था, कितने टाइप की टेस्टिंग होती है: अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ऐसे तमाम एक टेस्टिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में। और उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है कि हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यहाँ पर उसके बाद हमारा होता है, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पर हमारे फिर रहते हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग यानी कि यूज़र ट्रेनिंग, जो भी हमारे यूज़र्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग हमें करानी है, या जो हमारी मेंटेनेंस का स्केड्यूल है, जो हमारी बजटिंग के जो ऑनगोइंग कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग की अगर यहाँ पर बात करें, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग में हमारा कुछ स्कोप्स आते हैं, जैसे कि डिफाइन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले तो हमें स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे एंड यूज़र्स कौन से हैं, क्या हमारे गोल रहने वाले हैं, और किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स इस सिस्टम को डेवलप करने के बाद क्या अचीव होंगे, वो भी हमारा स्कोप का पार्ट होता है। दैन इसके बाद हमारे पास आता है डिटेल प्रोजेक्ट प्लान, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका एक डिटेल प्लान हम यहाँ पर लेके रखते हैं कि हमारी क्या टाइमलाइंस रहेंगी, क्या हमारे माइलस्टोन अचीव होंगे, रिसोर्स एलोकेशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। देन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, कि हमें डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें हमारी डिप्लॉयमेंट के अंदर आती हैं। देन मैनेज चेंज, तो क्या हमें यहाँ पर चेंज लेकर के आना है, एड्रेस कैसे करना है, रेजिस्टेंस कैसे रखनी है, स्टेक होल्डर को क्या राइट्स हैं, यूज़र के क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारा यहाँ पर रहता है। इवन क्या आपको प्रिविलेज देने हैं, नहीं देने हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें आती है। और उसके बाद आपका जो पार्ट आता है दैट इज़ टेस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, कि आपको टेस्ट करना है और क्वालिटी इंश्योर करनी है कि हाँ, जो पैरामीटर्स इनिशियल लेकर के हमने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया है, या हम सिस्टम को आगे लेके डिप्लॉयमेंट के लिए जाने वाले हैं, वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। दैन इसके बाद हमारा आता है मेंटेनेंस प्लानिंग। मेंटेनेंस प्लानिंग के इसमें हमारा आता है स्टैब्लिश मेंटेनेंस स्केड्यूल, यानी कि हर एक इंटरवल पे, से क्वार्टरली हुआ, हाफ ईयरली हुआ, ईयरली हुआ, तो आपका सिस्टम क्या किया जाएगा, मेंटेनेंस की जाएगी कि क्या उसमें सारी फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रही है, नहीं हो रही है। और अगर इन द मीन टाइम कोई इशू रिपोर्ट होता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। देन हमारा आता है क्रिएट एन एसेट इन्वेंट्री, तो एसेट की इन्वेंट्री हमें कैसे मेंटेन करनी है, वो यहाँ पर आएगा। एसेट क्रिटिकलिटी को कैसे एक्सेस करना है, वो यहाँ पर आता है। बजट कितना रखना है मेंटेनेंस के लिए, डेट इज़ नॉट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का बजट अलग होता है, मेंटेनेंस का बजट हमारा अलग सेपरेट रहता है, वो कितना रखना है। परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ट्रैक करनी पड़ती है कि जो हमारे सिस्टम है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसका अप टाइम क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, यूज़र सेटिस्फेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं। दैन इम्प्रूव वर्क फ्लोज, तो वर्क फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए हमारा यहाँ पर कि किस तरह से हम और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कैसे उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। देन यूज़र ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के अंदर हमारा प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, एक हमें ट्रेनिंग देनी होती है किसको, एंड यूजर्स को, जो एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर या उस सिस्टम पे वर्क करने वाले हैं। देन एस्टेब्लिशेस सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर वहाँ पर किया जाता है। साथ ही यूज़र के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसको हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यूज की फॉर्म में भी यहाँ पर रखते हैं।
या Q&A सेक्शंस के फॉर्म में भी आपने कई बार किसी साइट्स पे देखे होंगे। देन इम्प्लीमेंट अ नॉलेज बेस, तो हम यहाँ पर नॉलेज बेस भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या हमारी बेस्ट प्रैक्टिस रहने वाली है, कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। देन कन्वर्जन मेथड्स में क्या आएगा हमारा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अब उसको हमें कन्वर्ट करके इसमें लेके आना है न्यू सिस्टम में। न्यू सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आज तो आप सारा रजिस्टर और पेन पेपर पे फाइलों पे सारा काम चल रहा है और कल से सीधा आपने कह दिया अब सारा काम ऑनलाइन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास फेजेस होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है पैरेलल, देन होता है पायलट एंड लास्ट होता है हमारा फेज कन्वर्जन। तो डायरेक्ट अगर कोई बहुत छोटा ऑफिस है और सारे टैक्स सेवी हैं और एक एग्जिस्टिंग ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहे थे और उसी की जगह एक नया ऑनलाइन सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, तो काफ़ी इजी रहता है लोगों को अडॉप्ट करने में। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है जहाँ पर पहले से पेन पेपर का काम चल रहा है और वहाँ पर आप कुछ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन लेकर के आने वाले हो या ऑनलाइन सिस्टम लेके आने वाले हो, तो वहाँ पर क्या होता है पैरेलल, यानी कि आपको दोनों काम करने हैं। आपको रजिस्टर्स में भी एंट्री करनी है, फाइल्स में भी चलानी है और वही सेम चीज़ आपको सिस्टम पे भी करना है। तो यहाँ पर पैरेलल कन्वर्जन रहता है। पायलट एक अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है पायलट फेज में, एक पर्टिकुलर सेक्शन या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे करके उसका एक्सपेंशन करके बाकी पूरे ऑफिस को भी आप यहाँ पर उस नए सिस्टम पे कन्वर्ट कर देते हैं। आपने सुना भी होगा कई बार कि कोई नया मान लीजिए टोल प्लाजा का कोई नए नियम आए, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि पायलट फेज में किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी एक स्टेट के अंदर उसको लागू किया। जब वो चीज़ सही से काम करने लगी देन उसको रेप्लिकेट करके पूरे उस पर ले गए। और फेज़ में क्या होता है, फेज़ मैंने जो लास्ट है हमारा, इसमें हर एक फेज़ के बाद या हर एक टाइमलाइन के बाद हम वहाँ पर एड ऑन करते जाते हैं। जैसे हमने कहा कि इनिशियल लेवल पे से ट्रेनिंग सेक्शन में कोई चीज़ इंक्लूड करी है, 2 हफ्ते बाद हम इसको इंक्लूड करा देंगे एग्जामिनेशन सेक्शन में, उसके 2 महीने 2 हफ्ते बाद हम करा देंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, फिर उसके 2 महीने बाद हम करा देंगे अकाउंट सेक्शन में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फेज वाइज भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कन्वर्जन हमने बता दिया, जिसमें हमारा सडनली पूरा स्विचिंग हो जाता है ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में। लेकिन इसके लिए अगर आप ऑनलाइन मोड पे जा रहे हैं तो टेक से भी आपके एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, यूज़र्स होने चाहिए, अदरवाइज आपका सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। पैरेलल कन्वर्जन्स में यही है कि आपको साइमल्टेनियसली 2 सिस्टम रन करने होते हैं, एक पुराना सिस्टम ओल्ड सिस्टम और एक न्यू सिस्टम, दोनों ही आपको यहाँ पर रन करने पड़ेंगे। देन इसके बाद हमारा आता है पायलट कन्वर्जन। पायलट कन्वर्जन में क्या है कि आपको एक लिमिटेड पार्ट या एक सेक्शन के अंदर पहले वो चीज़ें इंकॉर्पोरेट करनी होती हैं, धीरे धीरे करके एक्सपेंशन करके उसको पूरे होल ऑफिस या होल कंपनी के लिए आपको उसको रन करना होता है। और फेस कन्वर्जेंस में क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के बाद आपको उसको इंकॉर्पोरेट करते जाना होता है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन या डिपार्टमेंट्स को आपको उस सिस्टम पे लेकर के आना होता है। एडिशनल कंसिडरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर फाइल कन्वर्जन्स, प्रोसीजर्स कन्वर्जन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं कि पहले अगर फाइल पे कोई चीज़ चलती थी तो अब वो सिस्टम पे कैसे चलेगी। कोई प्रोसीजर अगर पहले मैनुअल था तो अब वो ऑटोमेटेड कैसे होगा। ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है एम्प्लॉयज़ को या एंड यूज़र्स को कि आपको कैसे उस पर काम करना है। कोई मान लीजिए पेपर आया, चिट्ठी आई है, तो फाइल पे पंच करके लगा दी और उस पर नोटिंग लिख के चला दी पहले। अब क्या है, आपने ई ऑफिस में चलाना है तो आपको पहले वो चिट्ठी पूरी स्कैन करनी पड़ेगी, स्कैन करके उसको ई ऑफिस पे अपलोड करना होगा, फिर वहाँ पर आपको नोटिंग चलानी होगी। तो इस तरह की चीज़ें कि कैसे कौन से पुराने प्रोसीजर्स है और नए प्रोसेस या प्रोसीजर्स में आपको क्या क्या यहाँ पर करना होगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास टेस्टिंग का पार्ट कि हमें टेस्टिंग इसमें कैसे करनी है, जो हमारे न्यू सिस्टम और फंक्शंस है उसको कैसे अडॉप्ट करना है और वो क्या सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी यहाँ पर एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है, क्योंकि एंड यूजर्स अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये डेटा हमारा इस तरह से ही आना था, ऐसे ही विजुलाइज होना था, ऐसा ही डिस्प्ले होना था, ये सारी चीज़ें अगर हमारे यहाँ पर रहती हैं तो उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर डालते हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स का ऑप्शन, यानी कि हमारे कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ कंट्रोल्स हैं, उसको कैसे इंकॉर्पोरेट करना है सिस्टम को। इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह से सक्सेसफुली हमें चीज़ों को डिप्लॉय करना है, कैसे हमें उसको ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। साथ ही साथ हम फोकस करते हैं
चेंज मैनेजमेंट पे, सिक्योरिटी पे और रिस्क मैनेजमेंट, इन तीनों चीज़ों पर हम लोग फोकस भी यहाँ पर करते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस में हमारा नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स। अब यहाँ पर पहली चीज़ आती है प्लानिंग, कि हमें यहाँ पर प्लानिंग करनी है, किस तरह से डिफाइन करना है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ को, क्या डिप्लॉयमेंट मेथड्स यहाँ पर रहने वाले हैं, क्या डायरेक्ट, पैरेलल, फेज, टाइमलाइंस एंड रिसोर्सेज, ये सारे जो चीज़ें हैं इनको हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली हम उसको चेंज कर रहे हैं, पैरेलल वे में जाके कर रहे हैं, या फिर फेज वे में जाके उसको पुराने ओल्ड सिस्टम को हटा करके नया सिस्टम ले करके आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। देन टेस्टिंग का पार्ट आता है, जिसमें कंडक्ट थ्रू टेस्टिंग इंक्लूड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, की जो हमारे यूज़र की टेस्टिंग एक्सेप्टेंस वो हो रही है नहीं हो रही, सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी हमें चेक करना होता है। ट्रेनिंग एक इफेक्टिव पार्ट होता है, जो एंड यूज़र्स हैं उनकी हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है, जिससे कि बेटर वे में सिस्टम को रन कर सके। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ट्रबल शूट करके उस इशू को, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकें, ये सब चीज़ें भी रहती हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर क्रिएट करना होता है। सिस्टम के अंदर मैनुअल्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ट्रबल शूटिंग गाइड्स वगैरह ऑल दो रहती हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको पूरा एक मैनुअल बना के एंड यूजर्स को सौंपना भी होता है। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है, जैसे कि कोई हम गैजेट खरीद के लेके आते हैं, कोई हम इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज करते हैं, जैसे आपने नया एसी लगवाया घर में, आपने नई वॉशिंग मशीन खरीदी, नया आपने एलईडी टीवी खरीदा, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके साथ एक बुकलेट मिलेगी। उस बुकलेट को कहते हैं ऑपरेशन मैनुअल, यानी कि उस डिवाइस की फंक्शनिंग कैसे होनी है, क्या यहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं, क्या यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम देखेंगे, कैसे हम यहाँ पर उनमें कोई चेंज करना है, कोई रेक्टिफिकेशन करना है, तो उसको भी हम यहाँ पर लेके जा सकते हैं। देन डेटा कन्वर्जेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है उसमें क्या हमें स्ट्रेटजी इंक्लूड करनी है, किस तरह से हमारा डेटा मूव होगा, ओल्ड सिस्टम से नए सिस्टम पे कैसे जाएगा। कई बार बैकअप्स बनाए जाते हैं, उन बैकअप्स को नए सिस्टम पे जाके हमें रन करना होता है, रिस्टोर करने होते हैं, और कुछ जगह पे क्या होता है, नए सिस्टम के कंपेटिबिलिटी नहीं होती, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स का पार्ट भी यहाँ पर आता है, कि हमें कुछ रोबस्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स यहाँ पर बनाने होते हैं, सिस्टम यूज़र्स को अलाउ करना होता है कि सिस्टम को ट्रैक कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस देख सकें, और यहाँ पर एक कुछ डिसीजन अगर लेने हो तो वो भी वो ले सके। मेंटेनेंस प्रोसीजर्स के अंदर हमारी कई चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारा चेंज मैनेजमेंट होता है, हमें इम्प्लीमेंट करना होता है कोई फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को मैनेज करनी होती है, रिक्वेस्ट को, तो ये सारा चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आपका इवैल्यूएशन भी इसमें होता है, प्लानिंग भी, टेस्टिंग भी और इम्प्लीमेंटेशन भी इसी का ही पार्ट होता है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर डिफेक्ट ट्रैकिंग होता है, कि अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको कैसे ट्रैक करना है, आइडेंटिफाई करना है, और यूज़र की रिपोर्ट कैसे वहाँ पर जनरेट करनी है। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस मॉनिटर किया जाता है सिस्टम को, परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, कोई बोटलनेक्स होते हैं तो उनको रिमूव करते हैं, और किस तरह से रिसोर्सेज को यूसेज करना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। सिक्योरिटी अपडेट्स की अगर बात करें, तो रेगुलर बेसिस पर हमें इसको अपडेट करना होता है। आप इनफैक्ट अगर स्मार्टफोन भी यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें भी आप देखते होंगे कि समय समय पर आपके पास क्या आता है, सिक्योरिटी अपडेट्स या सिस्टम अपडेट्स आते हैं, और आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने मोबाइल में, जिससे कि सारी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर्ली वहाँ पर चलती रहे, सारी ऐप सही से काम करती रहे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी यहाँ पर रहती हैं, कि कई बार प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ आपको करनी होती हैं। कोई आपको पता चला कि नया वायरस आया है, तो आपने क्या किया, अपने सिस्टम में पहले से एंटीवायरस डाल के उसको स्कैन कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें भी प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट्स यहाँ पर रहती हैं, कीप डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट, कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर क्रिएट करना है उसको अपडेट रखें, जिससे कि सिस्टम के अंदर कोई भी अगर चेंजेस हो तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर सके। देन इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल्स। कंट्रोल में हमारा आता है प्रिवेंटिव कंट्रोल, यानी कि हमें क्या क्या एरर्स को प्रिवेंट करना है, सिक्योरिटी ब्रीचेस को कैसे प्रिवेंट करना है, और कौन कौन से एक्सेस कंट्रोल्स हमें देने हैं, इनपुट वैलिडेशन क्या रहना चाहिए, डेटा इंक्रिप्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर एरर डिटेक्ट करना, सिक्योरिटी ब्रीचेस को देखना, ऑडिट लॉग्स बनाना, एनोमलीज डिटेक्शन और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी इसी का ही पार्ट होता है।
देन नेक्स्ट हमारा आता है करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल्स के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। कोई एड्रेस की एरर है, कोई सिक्योरिटी ब्रीचेज है, तो कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर रहे हैं, ये उसके अंदर का ही पार्ट हमारे पास रहता है। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स आता है। देन चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर हमारा इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स करते हैं किन चीज़ों को हम कि प्रॉपर्ली ऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस करे। पूरा सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिससे कि हमें बेटर सिस्टम हमारा चल सके। सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर हम लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स लेके चलते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस कोई ना कर सके, कोई डेटा ब्रीचेस ना हो, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कौन उसको एक्सेस कर रहा है, क्या हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, नहीं किया है, जो रिस्क उस समय हो सकते हैं उसको हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर हमारा क्या रहता है कि हम सिस्टम को ट्रैक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इशू करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसको कैसे इफेक्टिव भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। So next is what is system implementation. So the process of installing, configuring and activating a system for use. कि किसी सिस्टम को हम अगर कन्फिगर कर दें, इंस्टॉल कर दें और उसको एक्टिवेट कर दें यूज़ करने के लिए, तो हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन ही कहलाता है। सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर हमारा क्या होता है, ऑनगोइंग जो अपडेट्स हैं, जो चेंजेस हमने करे हैं, वो सिस्टम के अंदर डिप्लॉय हो जाए और प्रॉपर्ली सिस्टम उसको अडॉप्ट कर ले, वो आता है। और साथ ही साथ पर्पज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, ये तो कि हम क्यों इसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि किस तरह से हम उसको लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस लेके चल सकें। की फैक्टर्स की अगर बात करें तो स्कोप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारा आता है कि सिस्टम को फंक्शनैलिटीज़ को कवर करना, टाइमलाइन समय सेट करनी होती हैं, जिससे कि जो हमने डेट्स लगा रखी हैं उसके अंदर ही सारा काम हमारा हो जाए। बजट कॉन्स्टेंट्स रहते हैं कि ऐसा नहीं ओवर बजट चला जाए, हमारा सिस्टम डेवलप करने बैठे और इतना अच्छा सिस्टम बना दिया कि उसकी कॉस्टिंग डबल या ट्रिपल हो गई, ऐसा ही नहीं करना। देन रिसोर्स एलोकेशन हमें करना होता है, तो कौन सा रिसोर्स किसको एलोकेट करना है, कौन से टूल्स रखने हैं, क्या प्रिविलेज देनी है, ये सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। देन डेटा कन्वर्जन्स यहाँ पर हमारे रहते हैं, जैसे मैंने बताया भी कि डायरेक्ट कन्वर्जन, पैरेलल कन्वर्जन, फेज कन्वर्जन, पायलट कन्वर्जन और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कन्वर्जन चॉइस भी इसमें होते हैं, जिसमें डेटा वॉल्यूम की बात करते हैं हम, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी की, और डाउन टाइम टॉलरेंस भी इसके ही पार्ट होता है। देन हमारे प्रोसीजर्स आते हैं, सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें हम सारे सिस्टम को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। क्लियर स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करे जाते हैं, इंस्टॉलेशन और सेटअप के होते हैं। ऑल्दो जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, आई एग्री करके आगे बढ़ा जाता है, वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ लिखी होती हैं। मुझे लगता है कि आप में से कोई भी उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता होगा, लेकिन आपको यही पता है कि अगर आप उसको आई एग्री नहीं करेगा तो वो सिस्टम को इंस्टॉल भी करने नहीं देगा, वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने नहीं देगा। ट्रेनिंग के प्रोसीजर्स भी यहाँ पर लिखे जाते हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। एक्सेस कंट्रोल रखा जाता है, एरर लॉगिंग की इंफॉर्मेशन रखी जाती है और बैकअप प्रोसीजर्स भी यहाँ पर रखे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की अगर बात करें तो फंक्शनैलिटी की बात आती है कि सिस्टम को कैसे हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाना है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को कैसे स्टैंडर्डाइज करना है और उसको मीट आउट करना है, यूज़र एक्सपीरियंस कैसे और ज़्यादा बेटर करना है, और कंप्लायंस यानी कि जो जो हमारे सिस्टम के कंप्लायंस है वो पूरी हो रही है, रेगुलेटरी सारी नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देन सिस्टम वैल्यूएशन के अंदर हम लोग का क्या होता है कि यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है वो अपना सर्वे करे, उसका फीडबैक दे यूज़र को, किसको, टीम को जिसने डेवलप किया है, ताकि रेगुलर बेसिस पर अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। ऑडिट यहाँ पर किया जाता है सिस्टम का कि उसकी प्रोसेसेस सही से काम कर रही नहीं कर रही। स्पीड एंड रिस्पॉन्स टाइम भी देखा जाता है। ऐसा तो नहीं कि 5,000 डेटा के साथ सिस्टम बड़े अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जब डेटा का साइज़ 5 लाख हो गया तो वो सिस्टम बहुत टाइम लगाने लगा। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है, स्पीड कैसी है, वो सब चीज़ें भी इसमें आएंगी। अप टाइम एंड अवेलेबिलिटी रहेगी कि सिस्टम ऐसा तो नहीं हर 2 घंटे बाद काम करना बंद कर दे रहा हो और दोबारा आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ रहा हो। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं। स्केलेबिलिटी भी हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि क्या स्केलेबल है, अब स्केल है, डाउन स्केल है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। टेस्टिंग की जैसे हमने कल बात की थी कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी इसका ही पार्ट है। वेरिएशन कंट्रोल्स भी हमने यहाँ पर सारे जाने थे। देन इसके बाद
यूज़र मैनुअल्स हम लोग बनाते हैं जिसमें हम सिस्टम का ओवरव्यू रखते हैं, इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शन रखते हैं, कैसे सिस्टम को इंस्टॉल करना है, यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा। ट्रबल शूटिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं, ट्रबल शूट अगर कोई एरर आ रही है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है। और गुड यूज़र मैनुअल्स के अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, ईजी टू फॉलो, यानी स्टेप वाइज वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। और कई जगह स्क्रीनशॉट भी वहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं जिससे कि यूज़र इजीली उसको रिलेट कर पाए। मेंटेनेंस के हमने आपको बताया था कि करेक्टिव है, प्रिडिक्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर रहती है हमारे पास। और अगर इश्यूज़ की बात करें तो सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन के अंदर हम लोग प्राइमरी टाइप्स में करेक्टिव, करेक्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को डील करते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस की अगर बात करें तो ये एड्रेस करती है एरर्स को, डिफेक्ट्स को, जिनको हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई करता है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम रिलीज़ करते हैं। जो भी बग्स होते हैं उसको हमें इन्वॉल्व करना होता है, रिजॉल्व करना होता है, परफॉर्मेंस को इंश्योर करना होता है सिस्टम को और उसके फंक्शंस को। और इसका जो एग्जांपल है उसमें हम कैलकुलेशन करेक्ट देखते हैं, कोई करेक्शन अगर लेना है तो करेक्शन वहाँ पर ले जाते हैं। देन यहाँ पर हमारा जो इरेक्टिव मेंटेनेंस है वो यहाँ पर रहेगी। देन टाइप्स कौन कौन से हमारे इन्वॉल्व हैं उसको हम देखते हैं, साथ ही साथ क्या हमारे चेंजेस हैं, क्या हमारे एनवायरनमेंट है, क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। साथ ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चीज़ों को यहाँ पर डील किया जाता है। और सिस्टम इंटीग्रेट अगर हम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं तो वो किस तरह से काम कर रही है वो उसका पार्ट होती है। देन परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाए, उसकी यूजेबिलिटी को और बेटर कर लें, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ वहाँ पर हम अचीव कर लें, ये चीज़ें रहती हैं। साथ ही साथ हम न्यू फीचर्स वहाँ पर इंकॉर्पोरेट करें, किस तरह से उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, फंक्शनलिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, सब चीज़ें इसमें रहती हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट आती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर हम किस तरह से पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को रिमूव करें, क्या क्या अकर हो रही है हमारे सिस्टम में, कैसे हमें उसको लेके चलना है, सिस्टम की रिलायबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी लॉन्गेटिविटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी रहती हैं। अगर कोई अपडेट आया है तो सॉफ्टवेयर पैचेस के थ्रू उसको अपडेट को इनकॉर्पोरेट कराना भी उसका ही पार्ट होता है। और कॉमन मेंटेनेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिस्टम का डाउन टाइम क्या है, उसका इंटीग्रिटी क्या है, स्केलेबिलिटी चैलेंजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डील करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आपके जो भी क्वेरी या डाउट हैं पूछ सकते हैं।